अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि ये जानें कि इसराइल ने इस्माइल हानिया को शहीद क्यों करवाया है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकती है। इसमें मैंने बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको नोटिस करने के बाद इस वीडियो को बनाने का फ़ैसला किया है एंड आई होप कि आपको ये वीडियो देखने के बाद शायद कुछ क्लियरिटी हो जाए। और अगर आप कोई राय देना चाहें तो कमेंट सेक्शन में मुझे भी दे सकते हैं। देखिए, सबसे पहले एक बात को जानने की कोशिश करते हैं कि जब हम ईरान की बात करते हैं ना, तो ईरान जो है वो सिंगल एंटिटी में तो अपनी जगह पावर है ही, लेकिन उसके साथ रशिया और चाइना खड़ा है। और अगर आप इसराइल की बात करते हैं कि इसराइल क्यों इतना ज़्यादा पावरफुल है, तो उसके पीछे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और ख़ास करके अमेरिका मौजूद है। इस पॉइंट को अपने जहन में रखते हुए इस पूरी जंग की इस टाइमिंग को ज़रूर देखिएगा कि जब इस्माइल हानिया को शहीद करवाया जा रहा है। अब आप और मैं बहुत अच्छे से अगर अमेरिका की कैंपेन्स की तरफ नज़र रखे हुए हैं, तो हम जानते हैं कि जो बाइडन का दोबारा गवर्नमेंट में आना तकरीबन नामुमकिन है। डोनाल्ड ट्रंप इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट और वही आगे प्रेसिडेंट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसराइल को यहाँ पर ये देखना है कि अमेरिका तो हमारे साथ खड़ा है, लेकिन क्या प्रेसिडेंट चेंज होने की वजह से इसराइल की सपोर्ट में अमेरिका की कुछ कमी या ज़्यादती हो सकती है? यानी कि अमेरिका जो सपोर्ट इस वक्त इसराइल को कर रहा है, क्या अगर जो बाइडन हट जाता है और डोनाल्ड ट्रंप उसकी जगह आ जाता है, क्या इसराइल को इस हवाले से कुछ ना कुछ नुकसान फेस करना पड़ सकता है? अगर आप उसकी मिसाल देखें तो आपको कमला हैरिस ने जो डिस्कशन की थी, वहाँ से आपको कुछ ना कुछ अंदाज़ा ज़रूर हो जाएगा। उसने कहा था कि हम सीज़ फायर चाहते हैं, लिहाजा 2 स्टेप्स के अंदर नेतन्याहू से मैंने यही बात की है कि सीज़ फायर हो जाना चाहिए। अब नेतन्याहू या फिर इसराइल के माइंडसेट से अगर आप सोचने की कोशिश करें, तो आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा कि इस्माइल हानिया को शहीद करवाना क्यों ज़रूरी था और उसको ईरान या फिर उसके शहर, वो एक शहर यानी कि कैपिटल के अंदर, तेहरान के अंदर ही शहीद करवाना क्यों ज़रूरी था। तो अब इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। ईरान को पहले ही इसराइल और अमेरिका के साथ प्रॉब्लम्स हैं और वो इन शॉर्ट जब से ईरान के अंदर रेवोल्यूशन आया है, तो वो अमेरिका और इसराइल से लड़ता चला आ रहा है। बातों की हद तक, स्टेटमेंट्स की हद तक या फिर अपनी सीक्रेट एजेंसीज़ की कार्रवाइयों की हद तक, ये दोनों तीनों कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ करते हुए दिखाई दे रही हैं। अब अगर इसराइल को अमेरिका की पोजीशन चाहिए और अमेरिका को अपने साथ मिलाना चाहता है इसराइल, तो उसको यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करना है जिसकी वजह से अमेरिका को ये महसूस हो कि इसराइल को इस वक्त टोटली बैकअप करना और उस वक्त इस जंग के अंदर उसका साथ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए अब नेतन्याहू या इसराइल को क्या करना चाहिए? नेतन्याहू या इसराइल को इस वक्त उस सबसे बड़े दुश्मन को छेड़ना चाहिए जिसका सबसे खतरनाक रिस्पॉन्स इसराइल देखे। और जब इसराइल उसका रिस्पॉन्स देखेगा तो यकीनन अमेरिका भी उसके ऊपर भड़केगा और ना चाहते हुए भी वो इस जंग का हिस्सा बनेगा, जिस जंग को जो बाइडन भी, अमेरिका भी काफ़ी टाइम से ये कहते हुए आ रहे हैं कि इसको ख़त्म हो जाना चाहिए। हम सिर्फ देखते हैं कि इस वक्त पॉलिटिक्स के अंदर कौन क्या चाहता है। नेतन्याहू चाहता है कि ये जंग जारी रहे। इसके लिए कुछ उसके इंटरनल पॉलिटिक्स के भी रीजंस हैं, क्योंकि वो अपने ही मुल्क के अंदर बहुत से मामलात में कह लें कि अब उतना ज़्यादा मजबूत नहीं रहा है जैसे कि वो पहले हुआ करता था। उसकी ही आवाम उसके खिलाफ हुई है और ख़ास करके वहाँ पर जो जुडिशल सिस्टम है उसके अंदर नेतन्याहू ने अपने हिसाब से, अपनी ही मर्ज़ी से उसको चेंज करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग नेतन्याहू को पसंद नहीं करते हैं। लिहाजा नेतन्याहू अपने आप को और अपनी कंट्री को अब इस वॉर से इसलिए भी बाहर नहीं निकालना चाहता क्योंकि वो जानता है कि बहुत जल्द वहाँ पर भी इलेक्शन होने हैं और शायद नेतन्याहू की गवर्नमेंट ख़त्म हो जाएगी। सेकेंडली, अगर आप ग्रेटर इसराइल की बात करें तो ग्रेटर इसराइल तभी पॉसिबल हो सकता है जब इस जंग का दायरा बढ़े, इस जंग के और ज़्यादा ममालिक इस जंग का हिस्सा बने और ये वर्ल्ड वॉर की तरफ जाए, या फिर अगर वर्ल्ड वॉर नहीं भी बनती तो इतनी बड़ी जंग हो कि शायद उसके बाद इजिप्ट और बाकी इस किस्म की कंट्रीज़ को भी वो अच्छे तरीके से कवर कर सके। अब अगर नेतन्याहू के ये इरादे हैं और वो गज़ा के लोगों को और हमास को अब तक बहाना बनाए हुए है, तो उस बहाने में, उस आग में मज़ीद तेल डालने की ज़रूरत है। और उसके लिए अगर नेतन्याहू कोई चीज़ सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त प्लान कर सकता है इस शर को बढ़ाने में, इस जंग को बढ़ाने में, तो वो ये है कि वो मुल्क जो खुलकर अमेरिका की और इसराइल की मुखालफत करता है और अमेरिका और इसराइल ने टाइज बांधे हुए हैं कि वो एक दूसरे का साथ देने के लिए हर वक्त तैयार हैं, तो इन दोनों कंट्रीज़ में से किसी एक कंट्री के ऊपर भी ईरान अगर डायरेक्टली बड़ा अटैक कर देगा तो ये दोनों कंट्रीज़ मिलकर ईरान के ऊपर अटैक करेंगी। और अगर इसी प्लान को आप सामने रखें तो इस्माइल हानिया साहब की अमेरिका के इलेक्शन से 4-5 महीने पहले शहादत का पोल खुल जाता है कि ये करवाना क्यों ज़रूरी है नेतन्याहू के लिए।
अब होगा क्या अगर जो बाइडन उतरता है और डोनाल्ड ट्रंप आता है और मान लीजिए कि ईरान ने एक बहुत बड़ा हमला कर दिया है इसराइल के ऊपर, जिसकी वजह से अमेरिका अब इस जंग को ओन करने लगा है और इसराइल की बका के लिए लड़ने लगा है। तो अगर कोई प्रेसिडेंट चेंज भी हो जाता है, जो बाइडन हट भी जाता है और डोनाल्ड ट्रंप आ भी जाता है, तो वो ऐसी सिचुएशन के अंदर आने वाला है जब ऑलरेडी इसराइल इस जंग को चला रहा है, इसराइल इस जंग में धंसा हुआ है और अमेरिका भी इसराइल का साथ देते हुए फील्ड में, जैसे कि पहले हुआ है अक्टूबर 7 के बाद जब हमास के खिलाफ एक्शन लिया गया है, वहां पर ट्रूप्स भेजे गए हैं, तो अमेरिकन ट्रूप्स गए हैं। लेकिन अब अमेरिका को इसराइल के साथ मिलकर ये जंग करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा और ईरान के साथ लड़ना उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा। और जब अमेरिका इन्वॉल्व होगा इसराइल के साथ, तो यकीनन इस जंग का नक्शा और ज़्यादा ख़राब होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि अगर आप सीरिया की एग्जाम्पल लें तो सीरिया में भी यही हुआ था, जब अमेरिका ने इन्वॉल्वमेंट की थी तो रशिया ने भी इन्वॉल्वमेंट की थी। और नेतन्याहू ये बहुत अच्छे से जानता है कि अगर अमेरिका इसराइल के साथ मिलकर ईरान के ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा या फिर इधर इस लबनान में या फिर हिजबुल्ला में या फिर बाकी जितने भी मामलात हैं, अगर उनके अंदर अमेरिका इसराइल का साथ देता है, तो दूसरी तरफ से रशिया भी इस वॉर का हिस्सा बनेगा और मुमकिन है कि चाइना भी इस वॉर का हिस्सा बने, तो ये वर्ल्ड वॉर के अंदर कन्वर्ट होगी। सो नाउ हम कंक्लूजन की तरफ आते हैं। इस्माइल हानिया की शहादत के बारे में बात करें तो अब तक ना तो इसराइल ने उनकी शहादत को इस हवाले से डिनाई किया है कि जी हमने नहीं करवाया, और ना ही एक्सेप्ट की है, जिसकी वजह से मुसलमानों में भी कन्फ्लिक्ट आ रहा है। सुन्नीइज़्म में ये बात फैलती चली जा रही है कि ईरानियों ने खुद ही हमास को बुलाया, हमास के लीडर को बुलाया, इस्माइल हानिया साहब को, और उसके बाद उनको शहीद करवा दिया, जबकि इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं। और इसके साथ अगर एक बयान जो मैं आप लोगों के सामने रखने लगा हूँ, जो इसराइली गवर्नमेंट कैबिनेट मेंबर हैं, वो उनका नाम है, मिनिस्टर ऑफ कल्चर हैं वो, अमी हाय इलायू, ये इनका नाम है। और जब ये पता चला कि इस्माइल हानिया साहब को शहीद कर दिया गया, तो ज़रा इनकी स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूँ। ये जो खामोशी से बैठे हुए हैं, शुरू में यही इनकी आदत है इसराइल की, ये कुछ ना कुछ ब्लंडर कर जाते हैं। तो इन्होंने कहा, दिस इज़ द राइट वे टू क्लीन द फिल्द ऑफ दिस वर्ल्ड। ये इस्माइल हानिया के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किए और इसका मतलब ये है कि यही सही तरीका है कि इस दुनिया से गंदगी को निकाल कर बाहर फेंक दिया जाए। नो मोर पीस एग्रीमेंट, ना तो कोई अमन मुआहिदा होगा, एंड नो मर्सी, और ना ही किसी किस्म का रहम किया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे यहाँ मजहबी कार्ड खेलते हुए शियों के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है या ईरान पे लगाया जा रहा है, इससे क्या मुसलमानों को फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? और ये नेतन्याहू या फिर इसराइली गवर्नमेंट ने किस किस्म का गेम किया है कि इसको ओन भी नहीं कर रहे हैं। जबकि वहाँ अगर फादल शकर की बात की जाए, जो हिजबुल्ला के कमांडर हैं और फ्रंट से लीड कर रहे थे हिजबुल्ला को, कि इसराइल के ख़िलाफ़ जितने भी हमले होते हैं वो उनको कमांड देते थे, उनके कमांडर थे। फादल शकर के मामले में तो फ़ौरन ही ये बात एक्सेप्ट कर ली इसराइल ने कि हमने उसको शहीद करवाया है, लेकिन इस्माइल हानिया को लेकर खामोश है। तो अब इसमें 2-3 और थियरीज़ हैं जो जिनको सोचना, जिन पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। अब देखें, अमेरिका का भी यही स्टांस है और इसराइल का भी यही स्टैंस है कि वो जिस किसी को भी अपनी तरफ से टेररिस्ट समझते हैं, डिक्लेयर करते हैं, जो भी अपना टारगेट रखते हैं, वो उसकी एलिमिनेशन की तरफ जाते हैं। अगर मैं आपको इसी किस्म की एक ऑपरेशन की मिसाल दूं, तो उसामा बिन लादेन के ऑपरेशन को याद करें। ना तो पाकिस्तान से कोई इजाज़त ली गई, ना ही पाकिस्तान को पहले बताया गया कि एबटाबाद के अंदर उसामा बिन लादेन जो है वो इस जगह के ऊपर है और जाकर उसको अरेस्ट करो। अमेरिकन रैप्टर्स वगैरह और बाकी इस किस्म की चीज़ें आती हैं और उसामा बिन लादेन को शहीद कर दिया जाता है या कत्ल कर दिया जाता है, व्हाट्सोएवर। ये ऑपरेशन पाकिस्तान में पहले भी हो चुका है और इसको स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बोला गया था उस वक्त, कि ना तो इनके रिडार के अंदर इनके कोई हेलीकॉप्टर्स आए थे, ना ही इनकी फोर्सेस जो हैं वो समझ में आई, लेकिन ये एबटाबाद के अंदर दाखिल हुए और उसके बाद इन्होंने उसामा बिन लादेन को जो है वो कत्ल कर दिया। दूसरा अगर आप देखें तो इस्माइल हानिया का केस भी ऐसा ही है, लेकिन इसमें अभी जो थेरीज चल रही हैं उसमें मेरा जो अपना तज्जिया है, ये मिज़ाइल से अटैक नहीं किया गया, ये कोई सुसाइड बॉम्बिंग टाइप कोई अटैक है या फिर कोई बॉम्ब है जो ब्लास्ट हुआ है जिसके नतीजे के अंदर उनको शहीद किया गया है। अब अगर आप देखें कि नेतन्याहू या फिर इसराइली गवर्नमेंट जो इस जंग का दायरा बढ़ाना चाह रहे थे और मज़ीद एस्केलेशन चाह रहे थे, उस हवाले से अब ईरान कर क्या रहा है? ईरान में आयतुल्लाह अली ख़ामनाई ने जो फर्स्ट स्टेटमेंट दी, वो उन्होंने कहा कि इसका बदला ज़रूर लिया जाएगा और खून का बदला खून है। इसके बाद
मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी जो वहाँ के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उनकी बात होती है यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी से, और वो जनरल सेक्रेटरी को ये बात बताते हैं कि इस्माइल हानिया की शहादत का बदला तो ज़रूर लिया जाएगा, और ये जो ज़ायनिस्ट हैं या सेहूनी गवर्नमेंट है, इसका भी ख़ात्मा इंशाल्लाह ज़रूर होगा, लेकिन सबसे पहले इनको ऐसा सबक सिखाया जाएगा जो ये याद रखेंगे। और अगर हम इसराइल और ईरान के दरमियान जो पहले लड़ाई हुई है उसमें ईरान के हमले को याद करें तो 300 मिसाइल फेंके गए थे ईरान की तरफ से। और अगर ये कहा जा रहा है कि बदला ज़रूर लिया जाएगा और ऐसा बदला लिया जाएगा कि इसराइल याद रखेगा, तो उम्मीद की जा सकती है कि शायद 1000-2000 मिसाइल फेंके जाएं। लेकिन इसके साथ जो मेजर मोहम्मद बाकरी साहब की स्टेटमेंट है उस पर गौर करें तो वो कह रहे हैं कि हम सोच रहे हैं कि बदला लेना कैसे। अब ये बहुत से लोग हैं कि स्टेटमेंट को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए नेगेटिविटी की तरफ पहले निकल जाते हैं। सो हमें दोनों एस्पेक्ट्स को देखना होगा। इस स्टेटमेंट में जो मोहम्मद बाकरी साहब ने कहा है कि हम देख रहे हैं कि हमने बदला कैसे लेना है, तो आप देखें कि जिस तरीके से इस्माइल हानिया साहब को अटैक किया गया है, जिस तरीके से उनको एक टारगेट बनाया गया है, वो सिंगल टारगेट थे। तो मुमकिन है कि जो ईरान इस वक्त सोच रहा है वो ये सोच रहा है कि इसराइल के किसी मिनिस्टर को, इसराइल के किसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, डिफेंस मिनिस्टर को या नेतन्याहू को सिंगल वे में टारगेट किया जाए, और जब उसको टारगेट करके कत्ल कर दिया जाए तो फिर इस्माइल हानिया को जो सिंगल टारगेट कत्ल किया गया है उसका बदला हो जाए। या फिर अगर वो जंग की तरफ जाते हैं और 1000-2000 मिसाइल नेतन्याहू गवर्नमेंट और या फिर इसराइल के ऊपर फेंकते हैं, तो रिस्पांस के अंदर उन्होंने भी कोई ना कोई कार्रवाई लाजमी करनी है, और फिर अमेरिका को भी इसमें इन्वॉल्व होना होगा, और ये वही लूप चल पड़ेगी कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आ भी जाता है तो फिर भी इस जंग का ख़त्म होना तकरीबन नामुमकिन दिखाई देगा। लेकिन ईरान, हिजबुल्ला, यमनी हौज़ी, हमास, इस्माइल हानिया साहब ख़ुद इस चीज़ को लीड करते आए हैं कतर के अंदर कि वो जो मुआहदा हो रहा था, पीस एग्रीमेंट हो रहा था जो बार बार भेजा जा रहा था, ये सारी कंट्रीज़ अब ये चाहती थी कि सीज़ फायर हो जाए। लेकिन अगर ईरान नेतन्याहू या फिर इसराइल के इस अटैक या फिर इस जिस तरीके से इस्माइल हानिया साहब को शहीद किया गया है, इसके बदले में कोई बहुत बड़ी कार्रवाई करता है, तो अमन मुआहदा तकरीबन जो है वो टूट कर रह जाएगा। और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को होगा तो वो गज़ा के वो बचे हुए लोग हैं जो बहुत ही मुश्किल से अभी भी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तकरीबन 43-45,000 लोग अब तक शहीद हो गए हैं, और मुमकिन है कि रजिस्टर्ड नंबर में ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन अनरजिस्टर्ड पता नहीं कितने लोग शहीद हो गए होंगे। तो हमारे लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम उन लोगों को अपने जहन में रखें कि अगर ये जंग डायरेक्टली स्टार्ट हो जाती है तो गज़ा के साथ आगे होने क्या वाला है। सो ये 2-3 बातें थी जो मैंने आप लोगों के साथ करनी थी, जिसको अगर एंड पर कंक्लूड करूँ तो ये कहूँगा कि बहुत ज़बरदस्त चाल थी नेतन्याहू की तरफ से, इसराइल की तरफ से, जिसमें ईरान दो तरफ़ा फंसा हुआ है। अगर जवाब नहीं देता तो ईरान की सॉवरेनिटी, प्रोटेक्शन मेयर्स और उनकी अपनी कंट्री पर सवाल पैदा होता है कि यार क्या तुम अपने किसी भी मेहमान को या इंटरनेशनल डेलीगेशंस को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते हो, और अगर ये भी नहीं कर सकते हो तो फिर तुम्हारे बड़े बड़े क्लेम्स किसी काम के नहीं हैं। और अगर मिसाइल्स या फिर किसी भी तरीके से जवाब देने की कोशिश करता है जो कि बहुत हैवी अटैक हो, तो वहाँ पर गज़ा के लोग भी पिसते हैं, और अमेरिका भी डायरेक्टली इसराइल के अंदर इन्वॉल्व करके ईरान के साथ जंग करता है, और फिर रशिया और चाइना को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। दैट्स वाई वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती है। अब ये भी देखना होगा कि क्या वो सिंगल टारगेट करते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस, लेकिन इसका अगर मेन एक कंक्लूजन निकालूं तो वो ये निकलता है कि इस वक्त अमेरिकन इलेक्शन जो होने वाले हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप भी रेस के अंदर हैं और जो बाइडन भी, और सब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं, ये पूरे की पूरी कार्रवाई सिर्फ अमेरिकन और या वहाँ के जो है इलेक्शन को सामने रखते हुए जो है की गई है। सो दीज आर माय रिमार्क्स, और अगर आपको लगता है कि आप इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।